हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ रहे हैं। हम लोगों के इसके 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 है। लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51 तक है, वो हमने सभी आर्टिकल्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के क्रिटिसिज्म देखेंगे। ये शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्रिटिसिज्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। अच्छा, ये जो क्रिटिसिज्म है, ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो आर्टिकल्स पढ़े थे उसमें हमने जो आर्टिकल पढ़ा था 50। 50 क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये जो आर्टिकल है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो जो हम लोगों का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973, 1973 में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें हम लोगों ने जो पहले एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, एसडीएम हो गए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीएम है, ये लोग एग्जीक्यूटिव पावर के साथ साथ जुडिशियल पावर भी एक्सरसाइज करते थे। तो वो हम लोगों ने 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के थ्रू एग्जीक्यूटिव पावर जुडिशियल पावर एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर ली, और जो जुडिशियल पावर है वो हम लोगों ने जजेस को दे दी, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनको। और जो आपको पता ही है, जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह, ये अंडर स्टेट हाई कोर्ट के सुपरविजन में काम करते हैं। तो ये चीज़ लास्ट लेक्चर में मैं बताना आपको भूल गया था। ये जो सीआरपीसी क्रिमिनल सीआरपीसी 1973 है, कोड ऑफ, इसके थ्रू हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव 1973 से जुडिशियल पावर हमने एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर ली थी। और आर्टिकल 51, जो आर्टिकल 51 है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51 हम लोगों को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। तो इसके लिए हम लोगों ने जैसे पंचशील पॉलिसी अपनाई, और हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। जब कोल्ड वॉर चल रही थी यूएस और रशिया के बीच में, तो हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई कि किसी भी ग्रुप में हम लोग इंक्लाइन नहीं होंगे। तो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी और पंचशील पॉलिसी में 5 प्रिंसिपल्स थे इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन के। ये आप आगे के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अभी क्रिटिसिज्म देख लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के। जो पहला क्रिटिसिज्म है वो है नो लीगल फोर्स। नो लीगल फोर्स। देखिए, आपको पता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे, वो नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल का मतलब हुआ अगर इनके वायलेशन पे आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स अगर कोई वायलेट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिसिएबल राइट्स हैं। लेकिन जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे
नो लीगल फोर्स, नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल इन कैरेक्टर। तो इसीलिए इनके वायलेशन पे आप लीगल रेमेडी नहीं ले सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। और हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नॉन जस्टिसिएबल क्यों बनाया है? वाई दे आर मेड नॉन जस्टिसिएबल, वाई दे आर मेड नॉन जस्टिसिएबल। तो इसमें रीजंस क्या है? रीजंस, पहला तो ये है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, द कंट्री डिड नॉट possess sufficient financial resources, did not have sufficient financial resources। जब हम लोगों का कंट्री आज़ाद हुआ था 1947 में, और आपको पता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उस टाइम हम लोगों पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी जस्टिसिएबल बना सके। The country did not possess sufficient financial resources to implement them। पहला तो रीज़न ये हो गया कि हमारी कंट्री के पास, बिल्कुल नई नई कंट्री हमारी आज़ाद हुई थी ब्रिटिशर्स से, और आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को इतना ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस पहुंचाया। एक तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है, जितना भी यहाँ का वेल्थ हुआ करता था वो सब लूट के अपनी कंट्री में ले गए। तो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, इतना ज़्यादा, इतना बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस जो हमारी कंट्री को पहुंचाया, तो उस टाइम हम लोगों पे इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसीलिए इसको नॉन जस्टिसिएबल रखा। दूसरा ये है कि हमारी कंट्री बहुत ही ज़्यादा वास्ट कंट्री है और बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। और जब हम लोगों आज़ाद हुए थे तो उस टाइम हम लोगों का लिटरेसी रेट भी बहुत कम था, तो बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा थी। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी, वास्ट डाइवर्सिटी मतलब हर थोड़े थोड़े किलोमीटर्स पे, हर थोड़े थोड़े उसमें आप देखेंगे जगह पे हम लोगों की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और हम लोगों का कल्चर चेंज हो जाता है, पहनावा चेंज हो जाता है। तो एक हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है। वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस। आज़ादी जब मिली थी हम लोगों को, उस टाइम हम लोगों की लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो इस वजह से द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस इन द कंट्री, तो एक रीज़न ये भी था। और हम लोगों की कंट्री जो अब तक इतना ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रही थी, ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को इतना हर तरीके से हमारी कंट्री के रिसोर्सेज का वो एक्सप्लॉइट किया था। तो हमारी कंट्री जब आज़ाद हुई तो उसने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेने शुरू किए। तो उस टाइम हम लोगों का जो मेन फोकस था ग्रोथ वगैरह पे था। तो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट विथ इट्स मेनी प्रीऑक्यूपेशन might be crushed under the burden of DPSP implementation। तो उस टाइम हमारी कंट्री पे इतने प्री ऑक्यूपेशंस थे, मेनी प्री ऑक्यूपेशंस, मेनी प्री ऑक्यूपेशंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, मेनी प्री ऑक्यूपेशंस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हमारी कंट्री पे उस टाइम इतना ज़्यादा काम था करने के लिए कि हम लोग ये, पर हम इन्हें जस्टिसिएबल बना देते तो आपको पता ही है, फिर कोई भी लॉ बनता तो वो फिर अगर उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं होते तो
उसे कोर्ट नल एंड वॉइड घोषित कर देती। तो फिर एक तरीके से गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आ जाती। और हम लोगों की कंट्री पे इतने फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं थे, इतना टाइम एनर्जी हमारी कंट्री वेस्ट नहीं कर सकती थी इन चीज़ों पे कि गवर्नमेंट और जुडिशरी की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बर्दाश्त कर सके। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा कि हम लोगों ने ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसेबल किया हुआ है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं उनको जस्टिसेबल उन्होंने इसीलिए नहीं किया कि आगे चलकर जब हम लोगों हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेस सफिशिएंट होंगे और आगे चलकर जो जब भी टाइम आएगा तो उस हिसाब से हमारी जो पार्लियामेंट है वो वैसे करके अकॉर्डिंगली वर्क करके इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देगी। एक तरीके से पब्लिक ओपिनियन एंड टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये डिसीजन छोड़ दिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये डिसीजन टाइम पे छोड़ दिया। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का क्या है, तो आपने देख लिया नॉन जस्टिसिएबल हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्यों बनाया गया। एक तो हमारी कंट्री पे जब आज़ाद हुई थी तो इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, ऊपर से बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है हम लोगों की, और जब आज़ाद हुए थे तो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्डनेस थी। तो इस वजह से हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स थी। तो हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को जस्टिसेबल नहीं बनाया, और हमारी कंट्री जब आज़ाद हुई थी तो उसके अपने ग्रोथ चैलेंजेस थे, बाकी प्री ऑक्यूपेशंस थे। तो वो जैसे फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों को गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में कोर्ट केसेस वगैरह के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली थी, तो हम दूसरी कॉन्फ्लिक्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के केस में। तो इसीलिए इसे टाइम पे छोड़ दिया। जब हमारी कंट्री ओवर द टाइम जैसे हमारे कंट्री के रिसोर्सेज परमिट करेंगे उस हिसाब से पार्लियामेंट इसे इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये लोगों की पब्लिक ओपिनियन पे छोड़ दिया, टाइम पे छोड़ दिया। पब्लिक ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन एंड टाइम, टाइम पे छोड़ दिया। जब पब्लिक ओपिनियन ओवर द टाइम जैसा बनेगा उस हिसाब से हमारे लिए पार्लियामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करेगी, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज परमिट करेंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज परमिट। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है वो हम लोगों का है इलॉजिकली अरेंज्ड। इलॉजिकली अरेंज्ड। क्रिटिक्स ने ये भी कहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो एक कंसिस्टेंट वे में अरेंज नहीं है, बहुत ही मिक्स तरीके से इनको रख रखा है। कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा कि कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्रिटिक्स को इंपॉर्टेंट लगे, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्रिटिक्स को इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे। तो उन्होंने कहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं नॉट अरेंज्ड इन ए लॉजिकल मैनर बेस्ड ऑन ए कंसिस्टेंट फिलोसफी। उन्होंने कहा है कि इनको मिक्स करके रख दिया, एक कंसिस्टेंट मैनर में अरेंज नहीं किया, तो लॉजिकली अरेंज। नेक्स्ट जो है कंजर्वेटिव। क्रिटिक्स ने ये भी कहा कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये 20th सेंचुरी में तो ठीक है, लेकिन ये 21st सेंचुरी में रेलिवेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे वो डाउटफुल है। तो क्रिटिक्स ने एक ये बात भी कही। उन्होंने कहा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो 20th सेंचुरी के हिसाब से तो ठीक लगते हैं, लेकिन 21st सेंचुरी में वो रेलिवेंट रहेंगे या नहीं वो डाउटफुल है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट में ये है कि बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन द प्रेसिडेंट
एंड प्राइम मिनिस्टर बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। तो क्रिटिक्स ने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत चांस हैं। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी कि वो अपने स्टेट लेजिस्लेशन में डायरेक्टिव्स को फॉलो करे, और स्टेट गवर्नमेंट वो डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकती है कि अंडर आर्टिकल 356 ये भी है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन नहीं माने जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है और स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर सकती है। तो एक तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट से कह रही है कि वो अपनी पॉलिसीज में, अपने लॉज में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे, और स्टेट गवर्नमेंट ऐसे अपनी पॉलिसीज लॉज में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ऐसे ही अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कोई बिल लेके आते हैं और वो बिल डायरेक्टिव्स को अप्लाई नहीं करता है, तो प्रेसिडेंट उस बिल को अपनी सहमति नहीं देंगे, तो प्रेसिडेंट और पीएम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ऐसा कोई पार्लियामेंट में बिल पास कराया जिसमें वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो प्रेसिडेंट उस बिल को अपना एक्सेंट नहीं देंगे, उस बिल को प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर देंगे, तो प्रेसिडेंट और पीएम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकती है। और सेम यही चीज़ गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में हो सकती है। मान लीजिए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और जो सीएम है वो उन्होंने स्टेट असेंबली से कोई बिल पास कराया और वो बिल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो गवर्नर उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, और इस वजह से गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो ये क्रिटिक्स ने कुछ क्रिटिसिज्म दिए हैं। पहला क्या था कि कोई लीगल फोर्स नहीं है, नॉन जस्टिसएबल। दूसरा कि ये कंसिस्टेंट मैनर में अरेंज नहीं है, इलॉजिकली अरेंज्ड, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मिक्स कर रखा है, जो इम्पोर्टेंट है और जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं उनको मिक्स कर रखा है, कोई कंसिस्टेंट मैनर में कंसिस्टेंट फिलोसफी के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया है। देन उन्होंने कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव वाली भी बात कही। उन्होंने कहा जो डायरेक्टिव्स आज 20th सेंचुरी में एप्लीकेबल है वो ज़रूरी है 21st सेंचुरी में भी एप्लीकेबल रहे। और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट में इन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया, और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा ऐसी कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों का सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सिग्निफिकेंस कह लीजिए या फिर यूटिलिटी भी कह लीजिए। यूटिलिटी, सिग्निफिकेंस, यूटिलिटी, इम्पोर्टेंस एक ही चीज़ है। इम्पोर्टेंस ऑफ डीपीएसपी। तो कॉन्स्टिट्यूशन itself declared they are fundamental to the governance of the country. They are fundamental fundamental they are fundamental to the governance they are fundamental to the governance of the country। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये बात कही गई है। कौन से आर्टिकल में ये बात कही है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल नंबर 37 में ये बात कही है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमें सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस देते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस देते हैं।
इक्वालिटी, इक्विटी की बात करते हैं, और जो हमारी जो रिसोर्सेज हैं कंट्री की, वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और जो अमीर और गरीब है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे कम करने की बात करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। दे हेल्प कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। हेल्प कोर्ट हेल्प कोर्ट्स इन डिटरमाइनिंग हेल्प कोर्ट्स इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हेल्प कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। अगर कोई लॉ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो कोर्ट हो सकता है उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने से रोक दे। अगर कोई लॉ अगर कोई एक्ट है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड नल एंड वॉइड होने से मना कर सकता है। तो एक तरीके से कोर्ट उस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड डिक्लेयर कर सकता है। कोर्ट अगर देखता है कि कोई ऐसा पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रखा है, कोर्ट उसे नल एंड वॉइड होने से रोक सकता है, कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने से मना कर सकता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड डिक्लेयर कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा टीपीएसपी। दे एम्स टू अचीव दे एम्स टू अचीव द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, fraternity. They aims to achieve the ideals of justice, liberty, equality and fraternity। जो हमारे प्रियम्बल में जिन चीज़ों की बात कही है उसको अचीव करने के लिए भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उनको भी अचीव करने के लिए ये स्ट्राइव करते हैं। They aims to achieve the ideals of justice, liberty, equality and fraternity। ये facilitate stability and continuity in policy। stability and continuity in policies। They facilitate stability and continuity in policy। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहे, आपको पता है हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी ए रहे चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी बी रहे, वो दोनों पॉलिटिकल पार्टी इस हिसाब से काम करेंगी, कोशिश करेंगे कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो अपने जो भी बिल्स या लॉज जो वो ला रहे हैं उसमें इम्प्लीमेंट किए जाएं। तो एक तरीके से कोई भी गवर्नमेंट रहे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहे गवर्नमेंट में, लेकिन उससे स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी जो पॉलिसीज की है वो मेंटेन रहेगी। स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसीज। नेक्स्ट जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स जो है उनके सप्लीमेंट्री हैं। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, जो बी एन राव बी एन बी एन राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बी एन राव, उन्होंने कहा था कि हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। तो उन्होंने कहा था कुछ राइट्स ऐसे होने चाहिए जो जस्टिसिएबल हो और कुछ राइट्स ऐसे होने चाहिए जो नॉन जस्टिसिएबल हो।
एक तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स का जो वैक्यूम है, जो फंडामेंटल राइट्स जो ऐसे राइट्स हैं जो नॉन जस्टिस जो फंडामेंटल राइट्स जो हम लोगों को मिले उनके अलावा भी जो कुछ हम लोगों के राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उस वैक्यूम को फिल करता है। हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिसेबल हैं, लेकिन वो जो हमारे राइट्स हैं उसके अलावा भी हम लोगों पे कुछ राइट्स हैं जो हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मिले हुए हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स का जो वैक्यूम है उसको ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फिल करती है। एक तरीके से डीपीएसपी आर सप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स। देन अपोजिशन पार्टीज भी गवर्नमेंट पे अपना एक तरीके से इन्फ्लुएंस डाल सकती हैं कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे। दे enable the opposition party to exercise influence and control over the government. Enable the opposition party. Enable the opposition party to influence and control the government. To influence and control the government. They enable the opposition to influence and control the government. और क्योंकि अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्ट्स बना रही है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस और कंट्रोल भी बना सकती है। वो कह सकती है कि आप ऐसी पॉलिसी ऐसे एक्ट्स बनाएं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। और जो पीपल्स भी हैं, इवन पीपल्स, ये भी जब हर 5 साल में इलेक्शन होता है तो उसमें पीपल्स भी अपने वोट देते टाइम ये चीज़ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने उनके फेवर में उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या काम किया है, कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया है। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को और वाइब्रेंट और मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज कौन कौन से एक्ट्स बनाए हैं। तो ये पीपल्स ओपिनियन को भी फॉर्म करता है। इवन फॉर्म्स पीपल्स ओपिनियन। वो इलेक्शन के टाइम वोट करके उस पार्टी को हटा सकते हैं अगर जो उनके भलाई के लिए काम नहीं कर रही है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही है पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो पीपल्स ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के टाइम हटा सकते हैं। Directive principles are the guide, philosopher, and friend in legislative and executive acts. Guide, philosopher, and friend in legislative and executive acts. जब भी हमारा लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जो एक्ट्स बनाएंगे तो जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो गाइड, फिलोसफर और फ्रेंड का काम करते हैं। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कोई भी एक्ट बनाएंगे तो वो देखेंगे कि जो एक्ट बन रहा है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखते हुए लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एक्ट्स बनाएंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तरीके से गाइड, फिलोसफर, फ्रेंड का भी काम करती है हमारे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक्ट्स के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के क्रिटिसिज्म देख लिए एंड सिग्निफिकेंस भी देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का डिफरेंस देखेंगे और हम लोगों ने अब तक कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को किन किन एक्ट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है वो भी देखेंगे। तो इस चैप्टर में अब बस एक दो छोटे से ही टॉपिक बचे हैं, फिर हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोगों के कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना लव कोऑपरेशन बनाए रखिएगा। आप लोग लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक या सजेशन वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।